मतलब इस्तेमाल करते हैं आपका डिकोड विद जिया के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं न्यूज़ नेशन के सीनियर एंकर सऊद मोहम्मद खालिद साहब। सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम इस्तकबाल है और शुक्रिया आपने वक्त दिया। शुक्रिया। मैं सर के बारे में थोड़ा डिटेल आपको बता दूं। सर ने न्यूज़ नेशन से पहले न्यूज़ 24, जी हिंदुस्तान, जी सलाम और इंडिया न्यूज़ जैसे बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज दी हैं और पिछले 11 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस सर के पास है। एक पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक न्यूज एंकर बनने की जर्नी कैसी रही आपकी? आपको कब लगा कि मुझे न्यूज एंकर बनना है और आपकी क्या जर्नी रही इसके बीच की, उसके बारे में थोड़ी सी बताएंगे हमें? ये मामला थोड़ा दिलचस्प है। न्यूज एंकर बनने के लिए ही स्पेशली मैं मीडिया में नहीं आया। हाँ, ये एक अलग बात है कि ऐसा भी नहीं है कि मैं कॉलेज के टाइम में ये चाहता था कि मुझे न्यूज एंकर बनना है या फिर मुझे जर्नलिज्म में जाना है। ये है कि मैं जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था बीए, तो उस वक्त बहुत से करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व रहता था। उसमें थिएटर वर्क होते थे, उसके अलावा वहां पर कुछ लोकल लेवल की मॉडलिंग वगैरह होती थी, कोरियोग्राफी होती थी, इन चीजों में बहुत इन्वॉल्व था। तो वहां पर ही सत्या टीवी करके एक लोकल चैनल है, केबल चैनल वहां का, तो वहां पर मुझे इस बीच एक ऑफर मिला था एक प्रोग्राम होस्ट करने का। स्मार्ट शॉपर करके एक प्रोग्राम था, वो अलग अलग शोरूम्स को ले जा करके उसको डिस्प्ले, उनके जो आइटम्स होते थे उसको पब्लिक को शो ऑफ करने के लिए वो प्रोग्राम हुआ करता था। वो बेसिकली पेड प्रोग्राम होते थे और अलग अलग शोरूम्स की प्रमोशंस होती थी, लेकिन वो आधे घंटे का एक प्रोग्राम बनाया जाता था। तो वहां से कहीं ना कहीं इस जर्नी की शुरुआत होती है। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन लिया क्योंकि एक बेहतर करियर की तलाश में था, क्या करूं क्या ना करूं। एक रेगुलर इनकम, क्योंकि थिएटर और मॉडलिंग वगैरह तो मैं ठीक है करिकुलम एक्टिविटीज और शौक के लिए कर रहा था, लेकिन फैमिली सिचुएशंस ऐसी थी कि मुझे ये लगता था कि पूरी तरह से उस पर रिलाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली बैकअप करेगी 1.5-2 लाख रुपए या फिर मुझे मुंबई भेज करके कुछ पैसा मुझे हर महीने आता रहेगा घर से। मुझे ये था कि बीइंग लाइक सबसे बड़ा बेटा, मुझे एक रेगुलर इनकम चाहिए ही। मुझे ऐसा करना होगा कि करियर ऑप्ट करूं। वहीं से जर्नलिज्म समझ में आया। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया, फिर दिल्ली मूव किया। यहाँ से मेरी जर्नी जो है एक इंटर्न के तौर पर शुरू हुई थी। मैं यहाँ पर आया तो पहले कुछ वक्त में मैं अलग अलग जगहों पर, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी मैंने एयरटेल में कुछ वक्त तक जॉब की। वहां पर मतलब एक ऐसा दौर था जब दिल्ली में मतलब पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, पढ़ रहा था दिल्ली में जामिया से, मैंने फोटोग्राफी कंप्लीट की है। तो उस वक्त पढ़ रहा था तो मैं एयरटेल में जॉब करता था। एयरटेल में पोस्टपेड सिम्स मुझे बेचनी होती थी, लाइक जा करके नॉक करके एक एक दुकानों पर सिम। उसके बाद एक वक्त आया कि मैं एक पीआर एग्जीक्यूटिव के तौर पर एक येलो पेजेस मैगजीन है उसके साथ जुड़ गया। तो वहां पर भी मुझे स्पेस सेलिंग करनी थी। बेसिकली था तो वो पीआर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, लेकिन वो मार्केटिंग की ही बेसिकली वर्क था। लेकिन वहीं से मैंने अपनी कोशिश शुरू की। जामिया में पढ़ाई के दौरान, जॉब के दौरान कोशिश कर रहा था। IBN 7 में मुझे इंटर्न का मौका मिला। इंटर्नशिप की, वहां पर चीजों को समझा, क्योंकि मैं गोरखपुर में इतना कॉन्फिडेंट जरूर था। स्मार्ट शॉपर वगैरह का जो प्रोग्राम मैंने किया था सत्या टीवी में, या फिर थिएटर वगैरह में, स्टेज वगैरह का जो मैंने जो एक्सप्लोर किया था, इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं कैमरा फेस कर लूंगा। ये मुझे लगता था कि मैं जो कैमरा फेस करना होगा वो मैं कर लूंगा, लेकिन इसकी बेसिक्स मुझे कहीं ना कहीं मिस है। जैसे स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, किसी आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं स्क्रिप्ट में, वो सारी चीजें मिस थी। तो मैंने यही सोचा कि मैं बेसिक जरूर सीखूंगा, और यही हुआ। इंटर्नशिप के दौरान इंटर्न कर रहा था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व न्यूज रूम में रहने लगा। उसी का ही नतीजा था कि मुझे मेरी इंटर्नशिप एक्सटेंड की जाती रही। लेकिन 2009 अक्टूबर की बात है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैंने काम किया, लेकिन रिसेशन का वक्त था, वहां पेड नहीं हो पाया। दूसरे चैनल में गया, वहां पर भी कुछ वक्त तक मैंने फ्री में जॉब की। मतलब कहा तो गया था कि 1 महीने में आपको पे कर देंगे, लेकिन वो पेड नहीं किया, कई महीने हो गए। लेकिन वहां पर मैं एंटरटेनमेंट, क्योंकि मेरा पहले से फोटे था, एंटरटेनमेंट में गया, फिर रिपोर्टिंग करता गया। आजाद न्यूज में मुझे मौका मिला पहली बार एंकरिंग का। तो मैं वही कहता हूं कि आई एम एन एंकर बाय एक्सीडेंट। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, मैं बहुत शॉर्ट में उसको बता दूं कि मैं वहां पर स्क्रिप्टिंग करता था। वहां पर एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल के शोज जो है कवर करता था आजाद न्यूज में, एज अ रिपोर्टर और एसोसिएट प्रोड्यूसर। तो वहां पर कभी किसी फिल्म प्रमोशन, कोई फैशन शो हो रहा है, लैक्मे फैशन वीक हो रहा है, वो सारी चीजें मैं कैमरे पे करता था। शायद वहां पर जो ओनर्स थे उनको मेरा प्रेजेंटेशन स्किल कुछ समझ में आया, या फिर मेरी जबान, या फिर कुछ भी चीज उनको समझ में आई। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप एंकरिंग करो। मेरे आउटफिट हेड ने मुझे बोला कि सऊद, मेरी 14 दिन की लीव सैंक्शन थी, मैं छुट्टी पे जाने वाला था,
मुझे मेरे आउटपुट हेड बताते हैं कि सऊद आपकी छुट्टी कैंसिल हो रही है। मैंने कहा सर बहुत मुश्किल से पहली बार छुट्टी ली है, आप दे दीजिए। बोले नहीं नहीं, इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हें एंकरिंग करनी है। तो मुझे लगा कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, न्यूज की एंकरिंग करनी है। तो मैं बहुत परेशान भी हुआ, शॉक हुआ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा न्यूज का इंटरेस्ट नहीं था या बहुत ज्यादा मैं उसमें इन्वॉल्व भी नहीं था। पॉलिटिकल खबरों से बहुत ज्यादा दो चार होता नहीं था, क्योंकि एंटरटेनमेंट लाइफस्टाइल इन्हीं सब में रहता था मैं। तो बहुत मनाने के बाद मैं एक हफ्ते तक उनसे नजरें चुराता रहा, भागता रहा। एक दिन मुझे बुलाते हैं, बोलते हैं कि कब से शुरू कर रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं नहीं शुरू करना चाहता, मैं पॉलिटिक्स का पी नहीं आता है मुझे। मैंने यही वर्ड यूज किया था और मुझे ये बोलने में जरा भी मतलब झिझक नहीं है। मैंने उस वक्त यही बोला कि सर पॉलिटिक्स का पी नहीं आता, मैं कैसे शुरू करूंगा? तो उन्होंने बताया कि नहीं, बॉसेस ने कहा है। बोले कि अगर नहीं करना है तो बॉसेस को मना कर दीजिए। मैंने कहा सर उनको तो मना नहीं कर सकता। तो बोले फिर एंकरिंग कीजिए। तो इस तरीके से एंकरिंग की शुरुआत हुई। उसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे करके छोटे छोटे चंक्स पहले मैंने किए, उसके बाद मैंने धीरे धीरे पॉलिटिकल नॉलेज गेन करनी शुरू की, दूसरे न्यूज चैनल्स को ज्यादा तरीके से वॉच करना शुरू किया। और ये एक वक्त आ गया कि मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। उस वक्त एक चैनल हुआ करता था यूटीवी स्टार्स और एक चैनल है जूम। हम लोग उन्हीं को देख करके मतलब कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की खबरें गेन करते हैं। लेकिन यूटीवी स्टार कब बंद हो गया, कब वो ऑफ एयर हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। वहां से मैंने अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया, डेडिकेट कर दिया न्यूज एंकरिंग, क्योंकि हकीकत यही है कि जब मैंने न्यूज करनी शुरू की तब मुझे लगा कि मैं सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। हमेशा पहले भागता था, लेकिन जब पॉलिटिकल या फिर मैं हार्डकोर न्यूज करने लगा तो लगा कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी है। और इन खबरों से हम अगर अभी नहीं वाबस्ता होंगे या फिर नहीं बताएंगे आम जनता को, तो शायद हम कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। मतलब लाइफस्टाइल और न्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगा कि फन के लिए है, थोड़ी तफरी के लिए है, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो आपको इसमें ही रहना होगा। तो वहीं से जर्नी शुरू हुई। बहुत से हर्डल्स आते गए, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि काम आजाद न्यूज से टोटल न्यूज, फिर इंडिया न्यूज, जी सलाम, फिर न्यूज 24, जी हिंदुस्तान और आज न्यूज नेशन। ये 10 साल से 11-12 साल से ये सिलसिला जारी है। अब इसकी भी एक अलग जर्नी होती है, ग्रोथ होती है, वो तो सबके सामने है। खैर, आपने अभी एक बात करी बड़ी अच्छी, कैमरा फेस करना आता था। तो कैमरा फेसिंग की अगर आप कुछ टिप्स दे दें जो व्यूअर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म के, उनके लिए तो बहुत बेहतर रहेगा। देखिए कैमरा फेसिंग जो है एक आर्ट है और इस आर्ट को समझना बहुत जरूरी है। 2-3 चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं जब कैमरे के सामने आते हैं वो एक इंसान के साथ जुड़ती है और वो परेशान करती हैं। हालांकि आज का दौर बहुत बदल गया है। आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स है जो अपनी जिंदगी में कैमरा फेस नहीं करता, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे इतना एक्सप्लोर कर चुके हैं, रील्स बना रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, तो हर कोई जो है उसकी झिझक खत्म हो रही है। लेकिन कुछ वक्त पहले तो कैमरा एक नई चीज भी हुआ करती थी लोगों को, लेकिन आज थोड़ा आसान है आज की जनरेशन के लिए। लेकिन फिर भी क्या होता है, सेल्फी लेना, रील बनाना एक अलग कला है। लेकिन जब आप एज अ न्यूज एंकर कैमरा फेस करते हैं, एज अ होस्ट कैमरा फेस करते हैं, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आती है। आपको एक इंफॉर्मेशन होती है वो डिलीवर करनी होती है, कुछ नॉलेज देनी होती है, और उसका एक अलग परफॉर्म, एक अलग तरीका है। आप मस्ती मजाक या मस्खरेपन से आप उसको कैमरा नहीं फेस कर सकते। तो क्या होता है, सबसे पहले ऐसे वक्त में आपके सामने एक झिझक होती है, एक कैमरा फोबिया एक तरीके से इंसान होता है कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। तो वो जो एक झिझक है, अगर टिप्स की बात करें तो 2-3 चीजें दिमाग में रखनी है। पहली बात तो ये सबसे बेसिक चीज ये है कि जब आप एक न्यूज एंकर या होस्ट की तरीके से कैमरा फेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देनी है। तो हमेशा ऐसे वक्त में कैमरे को एक ऑब्जेक्ट समझना चाहिए, एक व्यक्ति समझना चाहिए, एक शख्स समझना चाहिए। जैसे मैं अभी ज़ियाउद्दीन साहब से बात कर रहा हूं, तो मैं बात करने में जिस तरीके का लहजा अपना रहा हूं, जिस तरीके से मेरे हाव भाव हैं, मेरे जबान की या मेरी बातों की पिच है, अप डाउन मॉड्यूलेशन हो रहा है, हैंड मूवमेंट है, ये सारा कुछ कई बार होता है कि जब कैमरा आता है तो हम ये सोचते हैं ये कैमरा है, मुझे मेरा हाथ रिकॉर्ड करेगा। ये जो एक भार आता है, इस भार को हटाने का सबसे आसान तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट समझिए कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, या ये समझिए कि मैं कहीं खड़ा हूं, मैं टीचर हूं, अपने स्टूडेंट्स को कुछ जानकारी दे रहा हूं। अगर आप इस लहजे में कैमरे से बात करेंगे, कैमरे को एक शख्स समझ करके बात करेंगे, तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको फिर ये दिमाग में रखना ही नहीं है कि कैमरा। दूसरी बात, कैमरा अकेले में फेस करना, स्टूडियो में फेस करना और पब्लिक में फेस करना भी बहुत डिफरेंट हो जाता है। जब आप 4 लोगों के बीच में या फिर ऑन ग्राउंड जाते हैं तो वो फिर एक
भार आ जाता है कि लोग, हर किसी की निगाह मेरे ऊपर है। तो यही सब चीजें हैं कि जब आप अच्छी नॉलेज के साथ जाएंगे कैमरे के सामने, अच्छे कॉन्फिडेंस होकर के, आप कॉन्फिडेंस कई तरह से आता है, नॉलेज से भी आता है कॉन्फिडेंस, जितना जानते हैं उतना कॉन्फिडेंट होंगे। कई लोगों को लुक और पर्सनालिटी से कॉन्फिडेंट आता है कि मैं ठीक दिख रहा हूं कि नहीं, क्योंकि एक ना अपनी प्रेजेंटेशन और लुक का भी फोबिया होता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं, मैं सही दिख रहा हूं या खराब दिख रहा हूं। हर आदमी कॉन्शियस होता है। तो कैमरा कॉन्शियसनेस के लिए आप अपनी नॉलेज को पूरा फुलफिल रखिए, अपना होमवर्क अच्छा कीजिए, तो जाहिर सी बात है जो बोलना चाहते हैं वो बेलाग और सपाट बोलेंगे, बिना किसी परेशानी के और कॉन्शियसनेस के। अपने लुक को लेकर कॉन्शियस रहते हैं तो उसको फुल एकदम बेहतर कर लीजिए। और तीसरी चीज ये है कि आपको एक ऑब्जेक्ट तो समझना ही है, लेकिन अगर आप पब्लिक डोमेन में, तो आप बिल्कुल ये मत समझिए कि लोगों की नजर देख रही है, आप बिल्कुल माइनस कर दीजिए ऑडियंस को, वहां की मौजूद पब्लिक को बिल्कुल माइनस कर दीजिए। फोकस हो जाइए अपने कैमरे पर, और कैमरा नहीं बल्कि उस शख्स पे। समझिए कि आपका संवाद दो लोगों के बीच है। अगर आप इस तरीके से कुछ माइंडसेट, क्योंकि ये सब कुछ आपके माइंडसेट पर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ सामने कैमरे के जा रहे हैं। अगर आप डरेंगे, कॉन्शियस होंगे, फोबिया होगा, तो आप 90% जंग हार जाएंगे और हेजिटेट करेंगे। तो लोगों के बीच अगर आप हैं तो लोगों को कभी अपने ऊपर ये जहन में मत आने दीजिए कि लोग देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा, कोई है ही नहीं। आप हैं और सामने वो शख्स जो कि कैमरे के तौर पर आपके सामने है। आप बस टू वे कम्युनिकेशन कीजिए। आई थिंक अगला इतना ही जो काफी। क्वेश्चन है वो थोड़ा, ये इतना मेरे ख्याल से इतना बहुत होगा ऑडियंस के लिए। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या एक न्यूज एंकर और जर्नलिस्ट में फर्क होता है? नहीं, मतलब ये वाइस वर्सा है। न्यूज एंकर ही न्यूज एंकर, एक जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट देखिए एक कॉमन टर्म है, ठीक है, एक कॉमन टर्म है। अब जर्नलिस्ट हो सकता है कि वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है, एक क्राइम की खबरें करता है तो क्राइम रिपोर्टर हो गया, पॉलिटिकल रिपोर्टर हो गया। एक होता है एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग बीट्स हो सकती हैं। उसी तरीके से न्यूज एंकर की एक प्रोफाइल है जर्नलिज्म में, जो बहुत बड़ा एक पूरा एक फील्ड ऑफ जर्नलिज्म में एक प्रोफाइल है न्यूज एंकर की। हम अपनी जर्नलिज्म इस प्रोफाइल के थ्रू कर रहे हैं। जो लोग स्क्रिप्ट करते हैं वो लोग अपनी स्क्रिप्टिंग के जरिए अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, हम न्यूज एंकरिंग के जरिए अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो जर्नलिस्ट क्या है? पत्रकार है। अब पत्रकार की मेरी प्रोफाइल क्या है? मैं एक रिपोर्टर हूं, या मैं एक न्यूज एंकर हूं, या मैं स्क्रिप्ट राइटर हूं, या मैं क्या हूं? वो प्रोफाइलिंग हो गई। तो मेरी प्रोफाइल न्यूज एंकर की है। अब इसमें क्या है कि आपको कैमरे के भी सामने आना है, आपको डायरेक्ट ऑडियंस से कम्युनिकेट करना है, तो उसमें कुछ स्किल्स की जरूरत हो सकती है न्यूज एंकर के। भाई आप अच्छा कैमरा फ्रेंडली हो, आप नॉलेजेबल हो, आपको अच्छे वक्ता हो, भाषा की जानकारी हो, ये सारी चीजें आपके ट्रेड्स हो सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखना होगा कि मैं ऑडियंस को रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, या फिर एक एजेंडा ड्रिवन इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, या फिर मैं एक जजमेंटल होकर के इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। जर्नलिस्ट क्या होता है? जर्नलिस्ट इज अ पीपल्स वॉइस। सिंपल सी बात है कि जनता की आवाज उठाने वाला शख्स वो जर्नलिस्ट है। तो हम, मेरी प्रोफाइल ये है, मैं इस प्रोफाइल में अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स को कितना जस्टिफाई करता हूं, बस इतना है। असल में मेरा ये सवाल इसलिए था कि हाल के दिनों में कार्तिक आर्यन की फिल्म आई धमाका, जिसमें वो एक न्यूज एंकर रोल अदा कर रहे हैं। उनकी और उनकी बॉस की एक कन्वर्सेशन इसमें कहा जाता है कि एंकर क्या होता है, एंकर एक एक्टर होता है। उस तो क्या ये मैं एंकर में आपको एंकर बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ भी गया और मैं इस बात से शब्दशः इत्तेफाक रखता हूं। यस, मेरी नजर में एंकर एक एक्टर होता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी बता दूं। देखिए मैं बहुत क्या कहते हैं, कई बार पब्लिक मीटिंग्स में जाता हूं, कई बार कॉलेजेस के क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स को भी खिताब करता हूं, अलग अलग जगहों पर कई बार मैं बच्चों से मुखातिब होता हूं। तो उस वक्त जब भी एंकरिंग की बात आती है तो मैं ये जरूर कहता हूं कि यस, एंकर इज एन एक्टर ऑल्सो इज नॉट ओनली एन एक्टर। इसको यही समझना पड़ेगा। एंकर सिर्फ एक्टर नहीं होता है, एंकर एक्टर भी होता है। और उसके पीछे रीजन क्या है? मैं एक एंकर हूं, तमाम एंकर्स को आप सुनते हैं। जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि किसी एंकर के घर में लाइक आज उसकी बर्थडे पार्टी शाम में, और वो अपने ऑफिस में भी बहुत सी चीजें कोऑर्डिनेट कर रहा है कि ठीक है, कैंडल्स पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, केक वाला आ गया कि नहीं आ गया,
सारी चीजें अरेंज है कि नहीं घर पे। उसका जोन क्या है, वो किस जोन में है, वो खुश मिजाज है, वो शाम की प्लानिंग में इन्वॉल्व है, वो अपने दोस्तों से कोऑर्डिनेट कर रहा है कि टाइम पर आ जाना, लेट नहीं होना, वो कितना खुश है। और उस बीच उसका बुलेटिन होता है। बुलेटिन में मान लीजिए एक ऐसी खबर जब आई थी, हमको याद होगा 2019 के फरवरी में, जहां तक मुझे अंदाजा है, फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हो गया। जी बिल्कुल। उस वक्त वो शख्स बहुत खुश मिजाज होकर के खुशी खुशी गया बुलेटिन करने, और उसमें ये खबर आ जाए तो वो कैसे खबर देगा? क्या उसको उसी अपनी पर्सनल फीलिंग को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि इस वक्त बहुत अच्छी खबर आ रही है, इस वक्त पुलवामा से खबर आ रही है, जवान शहीद हो गए? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा उसके लिए। उसके अंदर सिंपैथी होनी चाहिए। मैं अंदर से कितना खुश हूं, मेरे घर में जश्न मन रहा है, या फिर मैं अब किसी पार्टी से चला आ रहा हूं, लेकिन अगर वो खबर सुनूंगा तो मुझे भी अफसोस होना चाहिए, और मैं अपने अंदर की फीलिंग को नहीं जाहिर करूंगा। मैं यही कहूंगा कि इस वक्त बेहद दुखद खबर आ रही है। लेकिन इसी का अपोजिट कर लीजिए, जस्ट अपोजिट कर लीजिए। मान लीजिए कि एक एंकर है, वो बुलेटिन कर रहा है, उसके घर से एक फोन आता है किसी इमरजेंसी का, मम्मी पापा का बीमार होने का, या कोई दादी की डेथ का, या किसी की भी ऐसी खबर आती है जो उसे तोड़ देती है। अंदर से वो रो रहा है, लेकिन क्या वो अपने आंसू जाहिर करेगा बुलेटिन करते वक्त? नहीं। वो अंदर से कितना टूटा हुआ है वो नहीं जाहिर करेगा। उसको, उसकी जिम्मेदारी है कि खबर को सही से दे। और उस बीच मान लीजिए वर्ल्ड कप कोई जीत गया, टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई और वो खबर आ गई, तो क्या आप रोते हुए तो खबर दोगे कि इस वक्त एक खबर आ रही है? आपको खुश होना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, भारत एक बार फिर से विश्व विजेता बना है, क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर से भारत ने झंडे गाड़े हैं। तो आपकी पर्सनल फीलिंग कहां हुई? वहां पर आपने क्या किया? वहां पे एक तरह से एक्टिंग ही तो की। मान लीजिए मुझे बिग बॉस नहीं पसंद, बिग बॉस मैं बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन बिग बॉस विनर की जब खबर आएगी तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि बिग बॉस 13 या 15 या 16 इसने जीत लिया है, इनकी जर्नी ऐसी थी वैसी थी, उनसे मुझे पॉइंटर्स लेकर के खुश होकर बताना पड़ेगा। या मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखता, मुझे क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखना आता, लेकिन जब ऐसी ही वर्ल्ड कप जीतने की खबर आएगी तो क्या मैं अपना इंटरेस्ट दिखाऊंगा कि यार मुझे तो कोई मतलब नहीं, भारत ने तो वर्ल्ड कप जीत लिया, मुझसे क्या मतलब? आप तो जाहिर यही करेंगे ना कि उस फीलिंग को प्रेजेंट कर सके, उस फीलिंग को डिलीवर कर सके। तो इसीलिए एंकर एक्टर होता है। एग्जाम्पल आपके तौर पर होगा कि आपको याद होगा, पंजाब की एक लोकल चैनल की एक एंकर थी जिन्होंने अपने पति की एक्सीडेंट की खबर खुद पढ़ी थी, और खबर पढ़ते पढ़ते भी उन्हें पता चल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जान गई कि वो अपने पति की मौत की खबर पढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को संभाला, और उसके बाद बुलेटिन के बाद जारू कतार रोई। लेकिन याद होगा कि एक खबर आती है, एक बहुत पुराना जो है एक किस्सा आता है कि जब इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की खबर आई थी, तो उस वक्त वो एक वेटरन न्यूज एंकर है डीडी न्यूज के, मैं भूल जाता हूं उनका नाम, वो जब पढ़ रही थी तो वो भी रोने लगी थी। तो कई बार हम भी इंसान हैं, नहीं कर पाते हैं, और जाहिर सी बात है वो इतनी इम्पैथी हो गई कि रोने लगे। चाहे वो पुलवामा का केस हो, चाहे वो हाथरस का केस हो, चाहे बेटियों के साथ कुछ बर्बरता होता है, बहुत से एंकर्स आपको दिखता है कि वो रोने लगते हैं, ऑन एयर आंसू निकल जाते हैं। आप कई लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो फीलिंग तो प्रेजेंट करना ही पड़ता है। आप, मुझे लगता है कि अब आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों कहा गया था कि एक एंकर एक्टर होता है। नेगेटिव सेंस में नहीं होता है, वो पॉजिटिव सेंस में होता है, इस बात को समझना। कोई भी फील्ड चूज करते हैं तो उसमें हम एक देखते हैं कि सैलरी कितनी होगी, एक अर्निंग कितनी होगी। तो एक जो एंकर होता है उसकी रफ सैलरी कितनी होती है, आप अगर आइडिया दे दें? कोई लिमिट नहीं है, और ये सब कुछ एक्सपीरियंस के साथ भी आता है। ये हकीकत है कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरी भी ग्रो करती है। लेकिन एंकर्स के साथ एक बात ये भी है कि ब्रांड वैल्यू कैसी है। आज की डेट में ब्रांड वैल्यू भी इमर्ज करना होता है, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करके, चाहे वो अपनी बातचीत को, अपनी फीलिंग्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाहिर करके। आपने देखा होगा कि बहुत से एंकर्स को कहा जाता है कि ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो बीजेपी वाले हैं, है ना। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसी ब्रांडिंग अपनी करते हैं, और उस ब्रांड वैल्यू का आपको डेफिनेटली फायदा मिलता है। लेकिन ये भी है कि ऐसी भी सिचुएशन है इस इंडस्ट्री में, और इस बात को समझना होगा, कई बार एंकर्स को जैसे ओवररेटेड हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार
इनको तो शुरू से ही बहुत अच्छी सैलरी मिलती होगी, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको 12,000 10,000 भी, जैसे एक इंटर्न जितना पाता है 10,000 12,000, बहुत से ऐसे एंकर इस इंडस्ट्री में 10,000 12,000 15,000 पे जॉब कर रहे हैं। मैं यूट्यूब को हटा दे रहा हूँ, तो यूट्यूब को साइड कर दीजिए, मैं टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ, न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो रीजनल और नेशनल मिला दीजिए। तो बहुत से रीजनल चैनल्स में ऐसा भी है 12-15,000 में जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं तो ऐसा भी है कि जिन लोगों का महीने का पैकेज 12 लाख का है, 10 लाख का है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि 2 साल पुराने 2 साल से एंकरिंग कर रहे हैं या 4 साल से एंकरिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को तपाया है, अपने आप को मांझा है, अपने आप को समय दिया है, अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाई है, और उस ब्रांड वैल्यू के साथ उनके साथ फिर इस तरह से सैलरी आती है। तो लिमिट लेस है, आप कितना अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, कितना बड़ा बना पाते हैं, वो सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था ऋचा निवादा का, जिनका एक शो आता है जिंदगी विद ऋचा। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में फिर से हो गई, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया, और बाद में उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू उन्होंने नहीं करा अपने पर्सनल रीजन से। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है? वो तो देखिए जब एम्प्लॉयमेंटशिप आप जानते हैं ना, जैसे लोग जॉब करते हैं तो कई तरह की जॉब होती है, मतलब लाइक एक नॉर्मल आप गए, सैलरी बेस्ड जॉब आपकी हो गई, उसमें पीएफ आपका कट रहा है। कई ऐसी होती है जो थर्ड पार्टी होती है, जॉब कराते हैं, वो टीडीएस होता है, वो हर साल रिन्यू कर लिया जाता है। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कुछ प्रोफाइल्स होते हैं, जैसे कि आज की डेट में आप अक्सर देखते होंगे कि फला शख्स ने या फला एंकर ने कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर ज्वाइन किया। अब वो कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर ज्वाइन करते हैं, उनका क्या होता है कि वो इनके एक रोल्स और क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट की जाती हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पे 11 महीने का था। किसी भी, जैसे आप रेंट एग्रीमेंट होता है, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है कि भाई ठीक है 11 महीने बाद रिन्यू कर लेंगे, हमको ठीक लगा आपका, आपको ठीक लगा मेरा, सारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तो हम उसको रिन्यू कर लेंगे। यही होता है ना। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल कहते हैं काम होता है ये। इट्स जस्ट लाइक अ फ्रीलांस वर्क। उसमें ये होता है कि आपको 12 घंटे 14 घंटे की जॉब नहीं करनी है। हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि सिर्फ आप एक शो करेंगे, 6 से 7 का बुलेटिन करेंगे, उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे। या हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि नहीं, आप पूरा 8 घंटे की शिफ्ट करेंगे और कहीं और काम नहीं कर सकते। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि ठीक है आप यहां पर कीजिए और पूरी शिफ्ट कीजिए, लेकिन आप अपना यूट्यूब भी चलाइए, अपने फेसबुक पर भी आप अर्न करना चाहते हैं तो वहां पर भी अपनी बातें रखिए। तो वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कुल मिलाकर के कंपनी और उस शख्स के बीच एक तरह से एक अनुबंध होता है। वो 11 महीने का अनुबंध होता है काम को लेकर के। उसमें कई शर्तें होती हैं कि भाई आप जैसे एक शो के लिए आ रहे हैं या पूरे 8 घंटे के लिए आ रहे हैं, या आपकी कितनी सैलरी है, कितना नहीं है। अब 11 महीने बाद जब रिन्यू होता है तो जाहिर सी बात है सामने वाला शख्स ये कहता है कि भाई मैं अभी लाइक एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 10 लाख रुपए के 11 महीने के अनुबंध पर या कॉन्ट्रैक्ट पर मैं आया। जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा तो उसमें भी होता है कि भाई ठीक है 10% या 20% इंक्रीज होगा या 15% इंक्रीज होगा। ऐसा भी होता है कि उसको 100% इंक्रीज किया जाता है। 10 लाख का पैकेज था, 11 महीने इतना अच्छा काम हुआ कि अगले ने बोला कि नहीं अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरा 11 महीना हो गया, मैं कहीं और जा रहा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट रोकने के लिए भी बोलते नहीं नहीं आपको आप हमें चाहिए। आप 10 लाख लेते थे, आप कहीं और जाएंगे, 12 में 15 में जाएंगे, मैं 20 लाख दे रहा हूं, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है। तो वो एक जनरल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मान लीजिए कि नहीं समझ में आया, चाहे वो प्रोग्राम वाइज, चाहे वो टीआरपी वाइज, या आपस में कनेक्शन वाइज, रिलेशन वाइज नहीं समझ में आया तो उसको नहीं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया। सिंपल सी बात है। उसमें कोई डराने धमकाने इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं होता है। अच्छा, क्या मीडिया सही में 2 विंग्स में बढ़ चुकी है, लेफ्ट विंग और राइट विंग? क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि मीडिया हो चुकी है, गोदी मीडिया का एक टर्म बहुत फेमस है आजकल। तो क्या हकीकत इसकी, आप किस तरह देखते हैं इसको? आप तो एकदम सीधी सी है, गोदी मीडिया एक टर्म है, आप कुछ भी बोल दीजिए, मतलब वो टर्म है, लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि अरे यार बिकाऊ पत्रकार है। आज नहीं बोला जाता है, ये 20 साल 30 साल 40 साल पहले भी बिकाऊ पत्रकार बोल दिया जाता था। सादत अली मंटो का लेख अगर आता है कि एक बिका हुआ पत्रकार एक वैश्या समान है, काइंड ऑफ, मैं इसको एक सादत अली मंटो की कोट की तरह बोल रहा हूं। तो अब सोचिए उस वक्त वो क्यों बोल रहे हैं एक बिका हुआ पत्रकार ऐसा होता है। उस वक्त भी ऐसा सोसाइटी में होगा तब तो बोला उन्होंने। उनका कोट है ना, उनकी एक लाइन है कि बिका हुआ पत्रकार एक वैश्या की तरह होता है। ये अलग बात है कि ऐसे में वैश्या की इज्जत ज्यादा होती, उनका ये कोट है। उनको उस समय
अपने समय में ये कोट कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझिए। आज वो कोट कह दिया जाता है क्योंकि पत्रकारों को बोल दिया जाता है आप इससे बिक गए या उससे बिक गए, लेकिन शुरू से ये बातें रही हैं, सवाल उठते रहे हैं। कोई उसे सत्ता पक्ष का बता देता है, कोई उसे विपक्ष का बता देता है। लेकिन हाँ, अगर तो मैं ये गोदी मीडिया टर्म पर ये बात कह रहा हूं कि वो तो टर्म है, आप कुछ भी कह लीजिए, गाली दीजिए, तारीफ कीजिए, वो तो जनता के ऊपर है। अलग अलग लोग अलग अलग इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन के चाहने वाले भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी जो नहीं पसंद करते हैं, तो इट्स जनरल टर्म। लेकिन हाँ, अगर आप आज की बात करेंगे कि क्या दो विंग में बट गया है, तो ये एक्सेप्ट करना गलत नहीं होगा कि हाँ, ये साफ साफ दिखता है कि प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट एक लॉबी टाइप कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई है, और उस चीज को जाहिर करने में भी आज के वक्त में पत्रकार गुरेज नहीं कर रहा है। बस इतनी सी बात है। पहले भी सत्ता पक्ष के करीब होते थे पत्रकार। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के वक्त में ऐसा नहीं था कि किसी को कांग्रेसी पत्रकार नहीं कहा जाता, या फिर ऐसा नहीं कहा जाता कि जो उस वक्त कांग्रेस के नेताओं के करीब हुआ करते थे, बिल्कुल ऐसे थे। लेकिन क्या है, उस वक्त खुला नहीं कहा जाता था, थोड़ा सा सुचिता या इतना ओपनली इसको एक्सेप्ट करना किया नहीं जाता था। बस एक ऐसा हुआ करता था, हम समझते थे। आज उसको जाहिर तौर पे करते हैं, हाँ ठीक है मैं ऐसा करता हूं, तो ये इस तरह का एक टर्म आ गया है आज की डेट में। लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइडेशन तो है, और इसमें भी कहीं ना कहीं दिखता है कि जो मेन स्ट्रीम टीवी है वो बहुत सी चुनौतियों से जूझता है। वो डेफिनेटली इंडियन मीडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप है वो ऐसा है कि वो डेफिनेटली वो पब्लिक ओरिएंटेड नहीं है, वो पब्लिक फंडिंग पर नहीं चलता है। कोई भी न्यूज चैनल इसलिए नहीं चलता है कि उसको पब्लिक फंड कर रही है, वो डेफिनेटली अपनी सोर्स ऑफ इनकम खुद जनरेट करता है। उसकी मार्केटिंग टीम होती है, वो हर एक स्पॉट, हर एक स्लॉट बेचती है, वो एडवर्टीजमेंट लाती है, उसमें गवर्नमेंट एड्स भी जरूरी होते हैं और बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं गवर्नमेंट एड। उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ केंद्र सरकार का ऐड चाहिए, जाहिर सी बात है उसमें राजस्थान सरकार भी ऐड करती है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उसमें छत्तीसगढ़ की सरकार भी ऐड देती है वहां पे कांग्रेस की सरकार है, उसमें पंजाब की सरकार भी ऐड देती है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो सरकारी एड्स भी आते हैं। अब ये कह लीजिए जब उद्दंत मार्तंड का दौर था, जब न्यूज़पेपर्स थे, पत्रिकाएं थी, तब भी ऐसा होता था कि उनके ऊपर आर्थिक दबाव होता था, और इसी आर्थिक दबाव की वजह से उस वक्त पत्र पत्रिकाएं भी ऐसी होती थी कि जो कहा जाता था कि सत्ता की एक तरीके से क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष को या उसकी बड़ाई करती हैं, ऐसे एलिगेशंस लगते रहे हैं उस वक्त भी। तो आज भी अपने जब एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दबाव, लोग कहते हैं कि नहीं आप सरकार के खिलाफ इतना नहीं बोलते हैं या नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है, मतलब हाँ भी और ना भी। लेकिन इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि ऐसा नहीं है कि ये आज है, या बहुत जनरली कह दिया जाता है कि 2014 के बाद तो ये हो गया। ऐसा नहीं है, पहले भी था, कम और ज्यादा आप कर सकते हैं। पहले इतना था, जितना हो गया, इतना था, इतना हो गया, वो एक अलग बात है, मेजरमेंट आप कर लीजिए। लेकिन चीजें पहले भी थी, आज भी हैं। अच्छा, आपका फेवरेट एंकर कौन है? जैसे बहुत से लोगों के फेवरेट एंकर होते हैं, आपका फेवरेट एंकर कौन है इंडस्ट्री में रहते हुए? इत्तेफाक जो है ना, अब ये बड़ा अजीब लगेगा लेकिन बड़ा इत्तेफाक है कि मेरा कोई फेवरेट एक्टर भी नहीं है, कोई एक्टर एक्ट्रेस मेरी जनरल फेवरेट नहीं है, और इसी तरीके से कोई मुझे एंकर ऐसा फेवरेट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा है कि जिसकी हर चीज मुझे अच्छी लगती हो। बहुत से एंकर्स हैं जिनकी मुझे कुछ चीजें अच्छी लगती है। ये इतनी सी बात है कि मतलब किसी का मुझे वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, किसी का मुझे प्रोग्राम अच्छा लगता है, किसी में उस प्रोग्राम में पेश किए जाने वाले तथ्य अच्छे लगते हैं। ये इतनी सी बात है। तो वो कुछ मुझे सब में अच्छा लगता है, सबकी अच्छी चीजें मुझे अच्छी लगती है, कहने का मतलब ये किसी एक को मैं ये कह दूं कि नहीं यही परफेक्ट। एक आखिरी सवाल नहीं हो, सॉरी, एक आखिरी सवाल पूछ के मैं एपिसोड को खत्म करूंगा। जो नए बच्चे हैं, जो यूथ है, जो जर्नलिज्म में आ रहा है, उससे पहले एक चीज जरूर करना चाहता हूं कि ओवरऑल अगर आप फेवरेट एंकर की बात कर रहे हैं या मैं जर्नलिस्ट की बात कर लूं एक, तो मैं इस वक्त संदीप चौधरी सर को जरूर एडमायर करता हूं। मतलब अब मैं ये कह दूं कि वो मेरे फेवरेट है नहीं है, ये नहीं, लेकिन एडमायर और इतनी इज्जत करता हूं।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है, आज की डेट में लेबलाइज कर दिया जाता है कि ये तो बीजेपी वाला है, ये तो कांग्रेस वाला है, ये लेबलाइज कर दिया जाता है। लेकिन संदीप सर, आज की डेट में जो जर्नलिज्म अलग दौर से गुजर रहा है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उंगलियां बहुत उठ रही हैं, इमेज क्राइसिस से गुजर रहा है ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री, इसमें कोई दुराय नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन संदीप सर ने ऐसे वक्त में भी ऐसे बैलेंस रखा है कि वो पत्रकारिता और जर्नलिस्टिक एथिक्स को भी साथ लेकर के चलते हैं। वो आज की डेट में भी सत्ता पक्ष से कुछ तीखे और असहज कर देने वाले सवाल पूछते हैं, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष को भी आईना बहुत बखूबी दिखा देते हैं। विपक्ष भी असहज हो जाता है, विपक्ष भी लाजवाब हो जाता है कि इसका क्या जवाब। तो वो जो बैलेंस होता है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि एंकर की कुर्सी क्या है, एंकर की कुर्सी एक जज की कुर्सी के समान। जब तक आप वहां बैठे हैं, जनता की आवाज पूछ रहे हैं। अगर आज महंगाई है, आज महंगाई से जनता त्रस्त है और हम सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप इतनी महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं, तो हमको विपक्ष से भी पूछना होगा कि विपक्ष कहां है, सड़कों पर क्यों नहीं नजर आ रहा, वो कितना हल्ला कर पा रहा है। आप ये पुरानी बात कर लेते हैं कि स्मृति ईरानी सड़कों पर थी और आज नहीं बोल रही हैं, लेकिन आप कितनी बार सड़कों पर आए सिलेंडर लेकर, ये बताइए। विपक्ष का कौन सा नेता आपको प्याज बेचता हुआ नजर आया, बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि विपक्ष कहां पर कमजोर है और कहां उसको आईना दिखाना है, वो भी जरूरी है। सत्ता पक्ष से सवाल पूछना भी जरूरी है, और ये काम इस वक्त संदीप चौधरी सर बहुत बखूबी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, बहुत एडमायर करता हूं। आखिरी सवाल, जो नए बच्चे या यूथ है जो मीडिया में आना चाहता है, जो पढ़ाई कर रहा है मीडिया की, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बात अभी मैं कह रहा था इमेज क्राइसिस की, बात अभी मैं कह रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो आप ये याद समझ लीजिएगा कि जर्नलिज्म जो है ना, एक मिशन है, प्रोफेशन नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। पत्रकारिता एक प्रोफेशन नहीं है, एक मिशन है, और मिशन में आपको बहुत से बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। तो दो तीन चीजें हैं, समझ लीजिए। जैसे आप दूसरे प्रोफेशन में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी पा सकते हैं, तो यहां पर आप इस बात को ध्यान में रख के आइएगा कि शुरुआती स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। हालांकि एक अच्छी बात है कि आज कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट कल्चर मीडिया में आ चुका है, तो सैलरी फिर भी ठीक मिल जा रही है। पहले कम होती थी ज्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सैलरी को लेकर के कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उनका कोई दोस्त कोई और फील्ड में हो, वो उनसे 10,000 ज्यादा कमा रहा हो, 15,000 ज्यादा कमा रहा हो, थोड़ा सा यहां पर मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा, एक मिशन की तरह चलना पड़ेगा। तीसरा एक चीज है जो आज की डेट में मीडिया दो चार हो रही है, एक इमेज क्राइसिस से, उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर जो क्या कहते हैं उंगलियां उठाई जाती हैं, उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। अगर ये सारी चीजें, इन सारी सिचुएशन से मीडिया गुजर रहा है, तो इससे ओवरकम कैसे हो सकता है, ये नई जनरेशन और नए जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं पर डिपेंड करता है। वो आज की डेट में एक ऑडियंस की तरह मीडिया को देखते हैं, लेकिन जब कल मीडिया का हिस्सा होंगे तो वो कितना जर्नलिस्टिक एथिक्स पर कायम रहते हैं, कैसे वो उस चीज को जनता की आवाज बन करके परिलक्षित करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए जब आप इस मिशन में आएंगे तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आएंगे, तो उस जिम्मेदारी के तहत रहिए। सिर्फ उंगली मत उठाइए, या दूसरे जब उंगली उठा रहे हैं तो सिर्फ उसको देखिए मत, बल्कि आप उसको बदलने की कोशिश कीजिए। तो आपके ऊपर ही है, नए जर्नलिस्ट पर। हाँ, एक एग्जाम्पल जरूर दे सकता हूं कि कई लोग मुझे ये कहते थे कि अगर आपको पत्रकार बनना है तो बेटा याद रखना कि तुम्हारे दोस्त जो पत्रकार नहीं होंगे, तुमसे पहले उनके पास गाड़ी होगी, तुमसे पहले उनके पास घर होंगे या फ्लैट होंगे, या तुमसे पहले उनकी शादियां हो जाएंगी, क्योंकि उनका करियर तुमसे बेहतर जा रहा होगा, या इकोनॉमिकल वाइज या सैलरी वाइज। तो ये चीज है भी, लेकिन आज की डेट में थोड़ा बदल गया है। आज की डेट में आप एमबीए करके किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो जितनी सैलरी वहां पर पा रहे होंगे, उससे हो सकता है कि 5-10 हजार थोड़ा सा कम हो, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रतिभा से हैं, कैंपस सिलेक्शन आपका अच्छा हो गया, तो अच्छी सैलरी भी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे को। तब तक के लिए शब बखैर, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।